उस गंजे आदमी की हरकतों को देखकर वैसे तो विराज को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन प्रखर के मुकाबले विराज का गुस्सा बहुत कम था। विराज नहीं चाहता था कि उसकी हरकतों की वजह से उसका ये कॉलेज छूट जाए, इसीलिए विराज ने अपने मुंह पर चुप्पी ओढ़ रखी थी। और इस पूरी सिचुएशन में विराज के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया था, लेकिन वो कहते हैं ना, संगत का असर, ठीक समझे। प्रखर को भड़कता देखकर विराज भी पूरे जोश में आ गया था और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, इस कॉलेज के चेयरमैन के थ्रू हमारा एडमिशन हुआ है। इन शब्दों में ना तो गुस्सा था और ना ही किसी को नीचा दिखाने की औकात। ऐसे शब्दों से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे ही उस गंजे आदमी ने विराज के मुंह से वो शब्द सुने, उसे समझ में आ गया था कि विराज जिंदल कोई आम लड़का नहीं है। अगर उसकी पहुंच चेयरमैन तक है, यानी उसके परिवार वालों में बहुत दम होगा। वैसे भी उस गंजे आदमी को विराज काफी पसंद आया था, क्योंकि विराज और उसके बीच में कोई बात नहीं हुई थी। अब उस गंजे आदमी को प्रखर एक मीडिएटर के रूप में लगने लगा था। खैर, विराज का बर्ताव अच्छा था, इसीलिए उस गंजे आदमी ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी आप दोनों की बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ, बस थोड़ी देर में हो जाएगी। कॉलेज के चेयरमैन का नाम आते ही उस गंजे आदमी की पतलून ढीली हो गई थी। अब वो विराज या प्रखर से पंगे लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उस गंजे आदमी के बर्ताव में तुरंत ही बदलाव आ गए थे। कंप्यूटर पर उसने बेसिक फॉर्मेलिटीज की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। फॉर्म पहले से ही भरे हुए थे, बस उन्हें एक बार क्रॉस चेक करना था। तुरंत ही गंजू ने प्रिंटर की मदद से विराज और प्रखर के फॉर्म्स निकाले और शांत आवाज में बोला, एक बार आप दोनों ये फॉर्म्स देख लीजिए, अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो अभी हो जाएंगे, बाद में थोड़ी दिक्कत होगी। प्रखर ने तुरंत ही उस गंजू के हाथ से दोनों के फॉर्म्स लिए और अपनी सरसरी निगाह से देखते हुए बोले, सब ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस कंप्लीट करो। आप दोनों एक साथ रहेंगे, मेरा मतलब कि आप दोनों अपना कमरा किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, है ना? कॉलेज का रजिस्ट्रेशन तो पूरा हो जाता, लेकिन अब बात आ गई थी हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन की। कुछ सवाल जरूरी होते हैं और गंजू को डर के मारे पूछने पड़ रहे थे। विराज जिंदल और प्रखर गुप्ता इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे और उन्हें बाकी किसी और से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जानवी के साथ उन्हें डेली रेंट और अकोमोडेशन वाली बात डिस्कस करनी थी। आखिर तीनों एक साथ जो थे और तीनों को अपने खर्चे मेंटेन करके चलने थे। अगर वो अपना कमरा बाकी बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए काफी इनकन्वीनियंट होगा। ऊपर से विराज को शक था कि कहीं रोजवुड यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर भी मोहित शर्मा और मोटू शशांक जैसे लोग ना हों, वरना पढ़ाई की जगह हर दिन झमेले होंगे और विराज वो सब बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए विराज ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, हाँ, हम अलग ही रहेंगे। वैसे क्या मैं हॉस्टल देख सकता हूँ? दरअसल विराज बाकी बच्चों के साथ हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था। वो जानता था कि हॉस्टल का माहौल कैसा होता है। ऊपर से कभी कभी जानवी भी उनके साथ आ सकती थी, इसीलिए उसने तुरंत ही हॉस्टल देखने की बात कर डाली थी। ये एक तरीके से हॉस्टल से बचने का तरीका था। वैसे तो बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के हॉस्टल काफी अच्छे थे, लेकिन टीचिंग स्टाफ को दिए जाने वाले अपार्टमेंट्स के मुकाबले इतने अच्छे नहीं थे। अब जब विराज ने हॉस्टल देखने की बात कर डाली थी और ऊपर से विराज चेयरमैन का नाम लेकर आया था, तो गंजू ने बिना कुछ सोचे समझे विराज और प्रखर को टीचिंग स्टाफ का एक अपार्टमेंट दे दिया था। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद विराज के हाथ में अपार्टमेंट की चाबी आ गई थी। प्रखर ने उस गंजू को उन्हें गाइड करने के लिए मना किया और खुद ही उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर तुमने मुझे दोबारा तंग किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये शब्द जानवी के मुंह से बाहर निकले थे। अच्छा, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि आज रात तुम मेरे साथ डिनर कर रही हो, तो फिर मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। एक अनजान आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए। पागल वागल हो क्या? देखो, मुझे तंग मत करो। जैसे ही विराज और प्रखर उस गंजू के ऑफिस से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत ही जानवी को कॉल किया। फाइनली उन दोनों का एडमिशन प्रोसीजर पूरा हो गया था। टीचिंग स्टाफ वाली बिल्डिंग में अपार्टमेंट मिल गया था, साथ में डिनर तो बनता ही था। लेकिन जैसे ही जानवी ने कॉल उठाया, वैसे ही जानवी और उस अनजान आदमी की बातें फोन से बाहर आने लगी थी। ना जाने क्यों, लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद विराज को बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। लेकिन विराज ने शांत बर्ताव रखते हुए एकदम नॉर्मल आवाज में जानवी से पूछा, तुम अभी कहां पर हो? हम आ रहे हैं। देखो, मुझे परेशान मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढते हुए आ रहा है। प्लीज ये सब किसी और लड़की से कहो। जब विराज ने जानवी से कहा कि वो आ रहा है, तो जानवी उस आदमी से कुछ ज्यादा ही अनॉयड होने लगी थी।
लेकिन अभी तक जानवी ने विराज के सवाल का जवाब नहीं दिया था। इतना बड़ा फूड कोर्ट है, तुम्हें क्या मैं ही मिली डिनर पर ले जाने के लिए? प्लीज जाओ और किसी और को ढूंढो। जानवी ने ये बोलते हुए विराज को एक हिंट दे दिया था, लेकिन अब ये देखना था कि क्या विराज उस हिंट को ठीक से पहचान गया था। विराज और प्रखर को अपने प्रोसीजर खत्म करने में मुश्किल से 1 घंटे का समय लगा होगा। जानवी उन्हें छोड़कर ज्यादा दूर नहीं गई थी। बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के पास में ही एक मॉल था। अगर जानवी फूड कोर्ट में है, यानी वो उसी मॉल में होगी। ये सोचते हुए विराज और प्रखर भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचे और 10 मिनट के उस मॉल के सफर को उन्होंने 3 से 4 मिनट में ही पूरा कर लिया था। मानना पड़ेगा, विराज में दिमाग तो था, लेकिन क्या दिमाग के घोड़ों ने सही काम किया था, ये देखना अभी बाकी था। विराज को नहीं पता कि उसके अंदर इतना करेज कहां से आया, लेकिन जानवी को फूड कोर्ट में देखते ही विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो आदमी जो जानवी को परेशान कर रहा था, उसे नजरअंदाज करते हुए जानवी को फूड कोर्ट से बाहर ले जाने लगा था। इस पल को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे विराज जानवी से प्यार करता हो। उसे सिर्फ जानवी की परवाह थी। हे ब्रदर, मैं शक्ल देखकर एक झटके में बता सकता हूँ कि तुम दोनों लवर्स नहीं हो। नाटक करना बंद करो यार, मैं तो इस ब्यूटी को अच्छे से जानना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। विराज और प्रखर के फूड कोर्ट में आने के बाद भी उस आदमी ने हार नहीं मानी थी। जब विराज जानवी को फूड कोर्ट से बाहर ले जाने लगा, तब उस आदमी ने बीच में रास्ता रोककर विराज से 2 टूक करने में भी देर नहीं लगाई थी। तू रास्ते से हट। इस मौके पर विराज को अपना गुस्सा दबाने से कोई फायदा नहीं था। हालांकि विराज के मुंह से निकले शब्द गुस्से वाले थे, लेकिन उसमें कोई भी इमोशन नहीं दिख रहा था। उस आदमी की बेइज्जती करने के बाद विराज जानवी को खींचते हुए फूड कोर्ट से बाहर ले जाने लगा था। दूसरी तरफ भरे फूड कोर्ट में अपनी बेइज्जती होते हुए वो आदमी देख नहीं सकता था। अपने दांतों को पसीजते हुए उसका मन कर रहा था कि वो अभी का अभी विराज को जिंदा दफना दे, लेकिन गलती तो उसी की थी और ये बात आसपास मौजूद लोग भी जानते थे। इसीलिए अपनी बेइज्जती को अपने दिल का एक दाग समझकर वो आदमी चुपचाप बैठ गया था। लेकिन क्या वो खामोश बैठने वाला था, ये तो वक्त ही बताएगा। विराज वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस, यू आर सो कूल। विराज और जानवी फूड कोर्ट से बाहर निकल गए थे और लगभग मॉल से भी बाहर निकलने वाले थे, लेकिन विराज ने अभी तक जानवी का हाथ नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ जानवी विराज के इस बर्ताव को देखकर पागल हो गई थी और अपने सर को विराज की बाहों में डालते हुए उसके मुंह से भीनी आवाज में वो शब्द बाहर निकल पड़े थे, रियली? तो फिर ठीक है, इनवाइट मी फॉर लंच, वैसे भी बहुत भूख लगी है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी ने अपना हाथ विराज के हाथ से छुड़ाया और बोली, भग, तुम सिर्फ 3 सेकंड ही अच्छे थे। विराज, जिसके पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो लंच के लिए जानवी को बोल रहा था। मदद के बदले विराज उससे लंच मांग रहा था और ये देखकर जानवी पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई थी। खैर, वो अलग बात है कि सिचुएशन को साइड में रखते हुए मॉल से बाहर निकलकर तीनों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच किया, जहां विराज ने जानवी को उनके एडमिशन प्रोसीजर और टीचिंग स्टाफ में अपार्टमेंट वाली बात बता दी थी। लंच करने के बाद विराज और प्रखर वापस से बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ निकल गए, क्योंकि उनकी क्लासेस थी। जानवी की कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वो सीधा अपने ऑफिस चली गई थी। शायद विराज जंदल का और मोहित शर्मा का रिश्ता अटूट था, कभी नहीं टूटने वाला या फिर कभी नहीं अलग होने वाला। जैसे ही विराज और प्रखर ने उनकी पहली क्लास में कदम रखा, उनके दर्शन मोहित शर्मा से हुए। इस यूनिवर्सिटी में रौनक मेहरा उसका खास दोस्त नजर आ रहा था, जो उसके ठीक बाजू में बैठा था। जैसे ही प्रोफेसर ने क्लास में एंट्री ली, वैसे ही क्लास का पूरा शोर शांत हो गया था। बिजनेस और इकोनॉमिक्स की समझ विराज और प्रखर के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बीच में एडमिशन लिया था। 1/4 कोर्स तो पूरा हो चुका था, इसीलिए क्लास में पढ़ाए जाने वाले लेसन को समझने में दोनों को ही काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर विराज और प्रखर ने अपनी नॉलेज को सप्लीमेंट करते हुए पूरी तरह से बिजनेस में झोंक डाली थी। अगर अभी भी विराज और प्रखर स्पीड नहीं पकड़ते तो शायद करिकुलम को भी समझ नहीं पाते। हालांकि विराज और प्रखर के लिए बिजनेस ट्रेनिंग की पहली क्लास बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन वर्थ थी। वैसे तो बिजनेस स्कूल का करिकुलम इतना बड़ा नहीं था और बाकी यूनिवर्सिटी के जितना ही था, लेकिन स्कोप ऑफ लर्निंग उसकी पूरी अलग थी। हालांकि क्लासेस भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि बच्चों पर लोड पड़े, लेकिन विराज और प्रखर तो आए ही लेट थे, इसीलिए उन पर तो वैसे भी लोड ही था।
लेकिन समय के साथ साथ वो भी आसानी से धीरे धीरे कोप अप कर पा रहे थे। चौथे दिन आखिरी क्लास के खत्म होने की जब बेल बजी तो प्रोफेसर ने पढ़ाना बंद नहीं किया। जब तक प्रोफेसर शांत नहीं हुआ तब तक क्लास चालू रही। जैसे ही प्रोफेसर साहब निकले वैसे ही एक एक करके बच्चे भी क्लास से बाहर निकलने लगे थे। यो, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम दोनों यहाँ पर भी आ गए। तो क्या ख्याल है, आज रात को डिनर पर चलते हैं? इसी बहाने सभी से मुलाकात भी हो जाएगी। आखिर ये शब्द किसके मुंह से बाहर आए, मोहित शर्मा या फिर कोई और भी इस क्लास में मौजूद था? क्या इस यूनिवर्सिटी में भी मोहित शर्मा और विराज जिंदल के बीच 36 का आंकड़ा यूं ही चलता रहेगा? क्या विराज और प्रखर मोहित शर्मा के उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे? क्या मोहित शर्मा वापस से नए बच्चों के बीच विराज और प्रखर को बुली करेगा, या फिर विराज इस यूनिवर्सिटी में भी मोहित को बेइज्जती के लड्डू से सम्मानित करेगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।